बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 25 अक्टूबर है, मंगल का दिन, साल 2022, सुबह का वक्त। ब्यूटीफुल मॉर्निंग, सो गुड मॉर्निंग, सुबह खैर एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी नाजरीन, हस्बे मामूल सुबह के प्रोग्राम में हमारा पहला और मेन सेगमेंट हिंदुस्तान की तारीख और हम खैर से बहुत दूर दराज से चलते हुए 18वीं सदी में फिर रहे हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, जहाँ पे हिंदुस्तान के छठे और मेन आखिरी बादशाह, मेन इसलिए मैं कहता हूँ कि इसके बाद में आने वाले लोगों ने हुकूमत की है। अब इनके ख़ानदान ने, मुगलिया ख़ानदान ने, औरंगज़ेब आलमगीर, ये जो छठा बादशाह हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम मुहय्युद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब आलमगीर था। अच्छा, इतने लंबे नाम की वजूहात भी मैं आपको पिछले प्रोग्रामों में लिख के दिखा चुका हूँ कि पहला नाम इसके वालिदैन यानी शाहजहाँ शहनशाह ने इसे और इसकी माँ मुमताज़ बेगम ने मिलकर इसे दिया था, वो था मुहय्युद्दीन मोहम्मद। और जो जंगी फतूहात की वजह से इसके बाप ने बतौर बादशाह इसे खिताब दिया था, वो था औरंगज़ेब। और जब ये तख्त नशीन हुआ ना, और तीसरा नाम खिताब के तौर पर इसने अपने नाम के साथ लगाया खुद, और वो है आलमगीर। यूं इसका नाम बना मुहय्युद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब आलमगीर। ये तकरीबन 50 साल इसने हुकूमत की है, मैं आपको बता चुका हूँ। ये 1658 में आया, 1707 तक हिंदुस्तान के तख्त पर विराजमान रहा और शान शौकत के साथ इसने हुकूमत की, इसमें कोई शक नहीं। इसमें कुछ खूबियाँ, कुछ खामियाँ थीं। सियासत के लिहाज से, पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो गैर मुस्लिमों के साथ इसने अच्छा सलूक नहीं किया। मैंने आपको पिछले प्रोग्रामों में बताया कि इसने पहले तो एक अपने ही मजहब के दीन के एक फ़िरके को टारगेट किया, उसकी जागीरें छीन ली, उसको नौकरियों से निकाल दिया, उसके मानने वालों और पैरोकारों पर ज़मीन तंग कर दी। और दूसरा, मरहटों और सिखों के साथ जो इसने बदसलूकी की, उसने अवाम के दिलों में इसके लिए नफरत पैदा कर दी। और किसी हद तक तारीखदान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर इसकी जगह कोई भी होता तो ये कत्ले आम उसने करना ही करना था। उसमें सिख भी थे, मराठे भी थे, इवन गैर मुस्लिम तो थे ही, मुसलमानों का एक फ़िरका भी शामिल था जिसको टारगेट करके इसने भारी जानी और माली नुकसान पहुंचाया। और कहा जाता है कि इसके दिलो दिमाग में रमक थी इस बात की, इसकी सख्त मिजाजी की वजह से, इसकी सख्त गिरी की वजह से ही इसके दोनों बेटे जीते जी इसका साथ छोड़ गए। बड़ा बेटा मरहटों से जा मिला, मैंने आपको बताया था, उसने जाके मरहटों के साथ साजबाज कर ली, दिलो जान के साथ उनके साथ हुआ और तमाम तर तजर्बे और इल्म कर, क्योंकि वो जानने वाला था, वो तख्ते तख्ते दिल्ली के एक एक चप्पे से वाकिफ था। और यूं मरहटों को उसने मुगलिया फौज की खामियों और कमजोरियों से आगाह किया। और उसके अलावा जो दूसरा बेटा था, वो इसकी सख्त गिरी की वजह से मुल्क बदर हुआ और जान बचाकर ईरान पनाह ले ली। उम्र के आखिरी दिनों में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब इसकी उम्र 90 साल थी, करीबुल मर्ग था, दिल्ली से दूर था, तख्त से दूर। कहाँ पे? हैदराबाद, दक्कन में, यानी दक्कनी हिंदुस्तान में। 25 साल वहाँ पे इसने जंग लड़ी है, सिर्फ 2 रियासतों को फतह करने के लिए। मैंने उनकी तफसील आपको पिछले प्रोग्राम में बताई थी कि वो कौन सी रियासतें थीं और ये कहाँ से बनी। बहमनी सल्तनत के टूटने से 5 रियासतें कायम हुई, उनके नाम भी मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में गिनवा दिए थे। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो पिछले प्रोग्राम को मुलाहिजा फरमा ले, उसको तफसीलात इसकी मिल जाएंगी। यहाँ मैं ये बात करना चाहता हूँ कि ये इसको पछतावा कहीं ना कहीं था। इसने मरने से पहले, कुछ महीने पहले, अपने बेटे को, उस बेटे को जो ईरान में मुकीम था, रूपोश था, उसको खत लिखा। वो खत आया तारीखदानों के हाथ में, क्योंकि इसने अपनी पूरी जिंदगी में, अपनी अजीब बात मैं आपको बताऊं,
50 साल दौरे हुकूमत ने इसने अपनी हुकूमत की तारीख लिखने की इजाज़त किसी बंदे को नहीं दी। अगर किसी ने लिखी है तो चोरी छुपे लिखी है। इसको अगर इल्म, इसके इल्म में आया है ना कि कोई फलां बंदा किताब लिख रहा है मेरी तारीख के बारे में, तो इसने उसका सर कलम करवा दिया, मरवा दिया उसे, और किताब जो उसने लिखी थी जितने पेजेस भी होते उसको सबके सामने नजरे आतिश यानी जला दिया करता था। उसकी वजूह भी तो यही बताई जाती है कि जानता था कि मैंने अच्छा नहीं किया। ये वो रमक थी जिसका फिर सबूत बना वो खत जो इसने अपने सगे बेटे को ईरान में लिखा। वहां पे जो इसका बेटा था उसको इसने लिखा कि मैंने जो कुछ हिंदुस्तान में कत्लो गारत गरी का बाजार गर्म किया, 50 साल दौरे हुकूमत में मुझे जिंदगी भर कोई खुशी चैन की घड़ी नसीब नहीं हुई। ये सजा, ये मकाफात अमल तो मुझे इसी दुनिया में मिल गई। अब मुझे ये भी यकीन है कि मुझे रोज़े माशर भी माफ़ी नहीं मिलने वाली। ये खुद उस ख़त के मंदरजात हैं जो किताबों में लिखे हुए हैं कि अपने बेटे को लिखता है। सबसे ज़्यादा इसको जो रमक और यूं अफसुर्दगी थी, पछतावा था इसके दिलो दिमाग में, वो बाप को 9 साल तक जेल में रखना, कैदो सऊबत की सऊबतें देना, तकालीफ में मुब्तला करना था। उसके अलावा अपने सगे बेटों को मुल्क बदर कर देना और उनको जान बचाने के लिए दुश्मनों के यहाँ पनाह लेना पड़ी। इसका भी कहीं ना कहीं इसके दिलो दिमाग में पछतावा था, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इस पर तस्दीक की मोहर लगा दी है उसी खत ने जिसका मैंने अभी आपसे जिक्र किया। इसने अपने सगे बेटे को लिखा। अब दोनों बेटे तो चले गए हुए थे, इसके पास कोई भी नहीं था। जब ये मरा है 1707 में, मैं तफसील थोड़ी सी बताऊंगा पहले, बाद में फिर ये बात करते हैं। हुआ ये जी कि मराठों की बगावत को कुचलते कुचलते इसकी ज़ईफ़ी, इसकी कमज़ोरी, इसका बुढ़ापा इसके सामने आ गया। अब उसे आंखों से कम दिखाई देना, कानों से कम सुनाई देना शुरू हो चुका था। 90 साल की उम्र को क्रॉस कर चुका था। मगर उधर हैदराबाद दक्कन में हुआ ये कि बेजापुर जो रियासत थी उसके मरहटों ने आपस में, मुख्तलिफ फिरकों ने, मुख्तलिफ धड़ों ने आपस में सुलह कर ली मुगलों से निमटने के लिए। ये हुआ चमत्कार, ये हुआ। और इस दफा जो उनकी कमांड कर रहा था, जो उनका सरदार और राजा बना हुआ था, वो राजा सेवाजी, इंतहाई जंगजू, तजर्बाकार, दलेर और वसी जंगी तजर्बा रखने वाला आदमी, जिसका नाम था राजा सेवाजी, वो कमांड कर रहा था अब मराठों की फौज को। और उनको मुगलिया फौज की कमजोरियां, कमियां, कोताहियां बताने वाला औरंगजेब आलमगीर का अपना बेटा था उनके पास कि कौन कौन सी शॉर्ट कमिंग्स हैं, कौन कौन के से फलाज हैं मुगलिया फौज में, कहाँ कहाँ हमने हिट करना है, कैसे लड़ना है, करना क्या है। घर के भेदी ने लंका ढाई ना, तो फिर वहां पे क्या हुआ? वही जो होना था, जो कुछ इसने पहले मराठों से किया, वापसी पर पंजाब में सिखों के साथ किया, जिसकी तफसील मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताई है। आज मैं इसकी कंक्लूडिंग करने जा रहा हूं। और इसके साथ ही जो मेन हिस्ट्री है मुगलिया सल्तनत की, ये तकरीबन 222 साल बनती है, पहले 6 बादशाहों की 222 साल, 1707 तक। इसके बाद 9 बंदों ने इनके नाम पर, मुगलिया खानदान के बंदों ने हुकूमत की है हिंदुस्तान पर, लेकिन किसी ने आधे हिंदुस्तान उसके कब्जे में था, किसी का आधे से भी कम, और किसी ने सिर्फ दिल्ली पर हुकूमत की। कोई 1 महीने के लिए बना, कोई 6 महीने के लिए। और यूं जो अगला आधी सदी का अरसा है, 1707 के बाद आधी सदी मजीद इनकी हुकूमत कहा जा सकता है रही। यूं ही इसी तरह से फिर तकरीबन 300 साल बनेंगे ना।
उस बंदे उन बंदों का तज़किरा मैं आगे चल के करूँगा। मोहम्मद शाह इनके ख़ानदान का, मुगलिया ख़ानदान का आखिरी बादशाह गिना सुना और माना जाता है। उसकी बात भी आगे चल के होगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसकी फौतगी के बाद, इसकी वफ़ात के बाद, दारे फ़ानी से कूच करने के बाद, औरंगज़ेब के बाद हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत का सितारा रूबा ज़वाल हो चुका था। इसके बाद इसके बेटे इससे बागी हो चुके थे, मफरूर हो चुके थे, रूपोश हो चुके कई सालों से। उसे बाप उन लोगों को सगे बाप से कोई हमदर्दी नहीं थी, प्यार नहीं था, और बजा तौर पर वो ऐसा कर रहे थे, नफरत कर रहे थे। और यूं जैसे ही वहां पे, हाँ, मरहटों के साथ क्या हो, मरहटों ने अपनी फौजी ताकत को मुगलिया फौज की खामियों, कमियों, कमजोरियों को मद्देनिगाह रखते हुए बनाई। और फिर सोने पर सुहागा ये कि मराठों की फौज को लीड कर रहा था राजा सेवाजी जैसा बहादुर और निडर लीडर, अक्लमंद और सियाना भी, तजर्बाकार भी और जहां दीदा भी। आखिर में जब मुगलिया फौज का तादाद में बहुत ज्यादा थी, जो बाकी मांदा पीछे बचे थे उनको भी बुला लिया वहां पे। किसने? औरंगजेब आलमगीर ने, कि आ जाओ भाई, तुसी भी मरो आके। अब घर से 25 साल बाहर रहकर किसी भी फौजी का जिंदगी जीरन ना हो तो क्या हो। और फिर यूं कर के हुआ ये कि अजीब जंगी चाल ऐसी चली राजा सेवाजी और उसकी फौज में, मरहटों ने, कि मुगलिया सल्तनत के 14 तबक रोशन हो गए। उसने दक्कन के अपनी बेजापुर की रियासत, जहाँ पे मैदान जंग था और जहाँ पे कैंपिंग थी मुगलिया फौज की, वहाँ के कुर्बो जवार में, अतराफ में जितनी कुएं थे, वो कुएं हुआ करते थे उस वक्त ज़रई आबपाशी के लिए, ज़मीनों को सैराब करने के लिए कुओं से पानी निकाला जाता था। उन्हें उस वक्त की ज़बान में बावली कहते थे। मैं आपको लिख के दिखाऊं, ये चीज़ है लिखने वाली और देखने वाली। कुएं को कहा, जो आबपाशी के लिए कुआं इस्तेमाल होता था उसको बावली कहा जाता था। ये लफ्ज़, ये नाम था उन कुओं का जिनसे ज़राअत की आबपाशी होती थी। उन सारे कुओं में जहर मिला दिया जी मरहटों ने। अब जो मुगल फौजी शाही फौज से ताल्लुक रखने वाला जहाँ जहाँ भी था और जहाँ जहाँ से उसने पानी पिया, वो वहीं पे ढेर होता गया। ये सारे हालात और माहौल देखकर इनका सिपा सालार भी और बादशाह है हिंदुस्तान भी, औरंगजेब आलमगीर ने दिल छोड़ दिया। उसने देखा ये कि अब हमारे बच निकलने का कोई चांस मौजूद नहीं रहा, तो वो खुद दारे फानी से कूच कर गया। और यूं बहुत बड़ी फौजी नुकसान हुआ, जानी, माली और हथियारों का नुकसान हुआ। यूं समझ लें कि मुगलिया खानदान की हुकूमत के तख्त जो था उसके चारों पाए टूट गए। इस आखिरी जंगी चाल को वो फेस नहीं कर सके। और यूं इसने वफात पाई औरंगजेब आलमगीर ने। उधर ही इसकी मैयत ही वापस आई है 25 साल बाद। आगरा और दिल्ली में इसको ले जाया गया, इसकी मैयत को। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ? तवाइफुल मुलूकी, इंतशार, बेनज़मी, बेज़ाब्तगी, लड़ाइयाँ झगड़े हर जगह, दस्तों गिरेबान। हर बंदा जिसका जोर चढ़ता था वो तख्त पर बराजमान हो जाता और दूसरे मिलकर उसे गिरेबान से पकड़कर 3 महीने के बाद नीचे उतार कर दूसरे को बिठाते गए। और यूं आधी सदी मजीद चला ये सिलसिला। लेकिन जो दक्कनी हिंदुस्तान था, आधा हिंदुस्तान तो निकल गया आलमगीर के होते हुए। उसकी जिंदगी में उसने अपने हाथों से गंवा दिया। बाकी का जो आधा बचा था उसने भी श्रिंक होना शुरू किया, सुकड़ना शुरू कर दिया। और बहुत सारी रियासतों ने मौका महल देखकर, हालातों वाक़यात पर नज़र रखकर इस नतीजे पर पहुँचे कि वक्त से फ़ायदा उठाएं
और फौरी तौर पर अपनी खुद मुख्तारी और आज़ादी का ऐलान कर दें। जिस जिस रियासत का राजा और फौज मजबूत थी उन्होंने बगावत करना शुरू की, और मुगलिया फौज में इतना दम खम नहीं था, ख़त्म हो चुकी थी फौज मरहटों के हाथों। और फिर जो जंगजू असल थे वो थे राजपूत, हिंदू राजपूत, जिनको अपना दुश्मन बना लिया था औरंगज़ेब आलमगीर ने। इसकी जंगी जो नाकामियां हैं ये मरहटों के हाथों, इसकी बुनियादी वजह भी यही गिनी और समझी और सुनाई जाती है कि मरहटों के साथ अगर इसकी बनती होती, जैसे अकबर बादशाह ने बनाई थी इससे पहलों ने, और उसके बाद फिर जहांगीर ने भी और शाहजहां ने भी उसको कंटिन्यू किया, इसने आकर के वो सारा खेल बिगाड़ कर उनके साथ दोस्ती या बरादरी रिश्तेदारी रखना तो दरकिनार उनको अपनी दुश्मनी पर मामूर कर लिया। किनको? हिंदू राजपूतों को। और वही अलम उठाए फिरते थे मुगलिया फौज का, उन्होंने अपनी जानों को पेश किया, अपने खून का एक एक कतरा बहाया मुगलिया फौज के लिए, मुगलिया सल्तनत के लिए, मुगलिया तख्तो ताज के लिए जानें दी उन्हीं हिंदू राजपूतों ने, जो इसके जानी दुश्मन बन चुके थे और इसकी अपनी कारकर्दगी की वजह से, इसके रवैये की वजह से बने थे, वो फजूल में नहीं बन गए थे। बहरहाल इसकी खूबियों और खामियों पे एक लंबा चौड़ा प्रोग्राम या लंबी चौड़ी सैर असल गुफ्तगू हो सकती है, मगर मैंने आपके गोश गुजार सिर्फ वो चीदा मोटी मोटी और अहम बातें ही करनी होती हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त महदूद होता है, हमने आगे भी बढ़ना होता है। इसकी ज़िंदगी में किसी किताब से, इल्म से, लिखने लिखाने से इसे कोई दिलचस्पी थी नहीं, अलबत्ता क्योंकि पका परले दर्जे का मुसलमान और दीन परस्त आदमी था, इसमें भी कोई शक नहीं। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि इसकी दौरे हुकूमत में 50 सालों में सिर्फ एक किताब लिखी गई सरकारी सरपरस्ती में, जिसका नाम है फतावा जहांगीरी। ये किताब जो है ना, ये फ़िक़्ह हनफिया से रिलेटेड है, उसकी बुनियादों पर लिखी गई है, बड़ी एहतियात के साथ और माहिरीन की निगरानी में, दीनियात के बारे में, दीनी बातों के बारे में, दीन इस्लाम, दीन मुबीन के बारे में। फतावा जहांगीरी, ये नाम नोट कर लें इसका, इस किताब का। ये मैंने देखी है, लेकिन इसको डिस्कस करना मुनासिब नहीं, इसलिए कि ये हमारे टॉपिक से बाहर है। फतावा जहांगीरी ये किताब का नाम है जी। अगर आप पढ़ना चाहें तो ये मुहियुद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब आलमगीर के ज़माने की लिखी हुई वाहिद किताब है जिसे सरकारी सरपरस्ती हासिल हुई। इसके अलावा कोई ख़ास किताब नहीं लिखी। जितनी बातें हमारे तक पहुंची हैं वो चोरी छुपे लिखी गई हैं या सीना बसीना आई हैं। दो ही तरीके थे, सुनी सुनाई, और दूसरी जो चोरी छुपे लिखते रहे लोग घरों में बैठकर, और इसकी वफ़ात के बाद, इसकी फौत होने के बाद, इसकी रहलत के बाद, दारे फ़ानी से कूच करने के बाद इन लोगों ने वो मालूमात इकट्ठी की और तारीख़ का हिस्सा बनाया। और यूं हिंदुस्तान का छठा नामवर बादशाह अल्लाह को प्यारा हुआ, और इसके साथ ही मुगलिया ख़ानदान का, मुगलिया सल्तनत का ना तख्त रहा, ना ताज रहा, ना फौज रही, ना देश रहा। इसका बुरी तरह से ज़वाल शुरू हुआ। आगे क्या होता है, और यहाँ पर आकर ये वो फेज़ था जहाँ पे आकर अंग्रेज़ फरंग से आने, इंग्लैंड से आने वाले अंग्रेज़ ताजरों ने हिंदुस्तान में कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पैर जमाना शुरू किए। उन्होंने तजारत को फ़रोग दिया, बढ़ाया। उनको इजाज़त देने वाला था इसका दादा औरंगज़ेब आलमगीर का, और वो था जहांगीर। और उसने भी अपनी बीवी की फरमाइश पर यह इजाज़त दी अंग्रेज़ों को। और बीवी यानी नूरजहां ने अपने भाई आसिफ जाह की सिफारिश पर उन्हें कंपनी और ट्रेडिंग की इजाज़त दे दी हिंदुस्तान में। वो तब का लगा हुआ पौधा अब 18वीं सदी के अवाइल में आकर एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार करने लगा।
और उसने आहिस्तगी से, स्लोली बट ग्रेजुअली, पूरे के पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। तो अब उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। इसके बाद अंग्रेज बादशाह ने क्या किया, कैसे किया, इंशाअल्लाह वल अजीज आने वाले प्रोग्राम्स में आपसे डिस्कस करेंगे। और जो बाकी मानदा आधी सदी है मुगलों के नाम लिखी जाती है उसके बारे में भी, और जिन लोगों ने हुकूमत की मुगलिया ख़ानदान के लोगों ने, मुख्तसरन हमारे पास इसलिए कि हमारे पास उनसे उनके लिए ज़्यादा मालूमात नहीं है। जो बादशाह ही 3-6 महीनों के लिए बना हो, और वो भी सुकड़े हुए छोटे से हिंदुस्तान का, उसने क्या किया होगा बगैर फौज के, बगैर वजीरों के, मशीरों के, बगैर सफ़ीरों के। बस फिर यूं समझें कि किस्सा तमाम हुआ, लेकिन हमने खानापुरी के लिए उनका तज़किरा लाजमी करना है ताकि इसकी तारीख को मुकम्मल किया जा सके। आज के प्रोग्राम का पहला सेगमेंट यहीं पे क्लोज करते हैं, बढ़ते हैं प्रोग्राम के दूसरे और आपके फेवरेट बेहतरीन सेगमेंट की तरफ, जो हुआ करता है रोज़ाना की तरह। आज का लफ्ज़, जी नाज़रीन, आज का लफ्ज़ जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो भी बहुत ही अच्छा है।